और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। पिछले साल सितंबर महीने की 17 तारीख को देश के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना दर्ज किया गया था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज किया था। ये चीते नामीबिया से लाए गए थे और इनमें से मादा चीता साशा आज हमारे बीच नहीं रही। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीते की मौत। नामीबिया से लाई गई थी 5 साल की साशा। पिछले साल आई थी चीता साशा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खबर है। यहां नामीबिया से लाई गई मादा चीता की मौत हो गई। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चीते की मौत की पुष्टि की। 5 साल की साशा किडनी संक्रमण से पीड़ित थी। बताया जा रहा है कि भारत की धरती पर आने से पहले ही किडनी की बीमारी से वो जूझ रही थी और नामीबिया में उसका ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन ये बात छिपाई गई थी। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बने कंपार्टमेंट नंबर 5 में 2 मादा चीता सवाना और सियाया के साथ रही। मादा चीता साशा के 22 से 23 जनवरी को बीमार होने के लक्षण पता चले थे। इसके बाद उसे बड़े बाड़े से छोटे बाड़े में शिफ्ट किया गया। साशा खाना नहीं खा रही थी और सुस्त रह रही थी। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क में मौजूद 3 डॉक्टर और भोपाल से पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जांच की तो मादा चीता की किडनी में इंफेक्शन पाया गया। बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। सभी 8 चीते बीते 4 माह में अपने नए घर कूनो में सर्वाइव भी करने लगे थे। सभी चीते अब पूरी तरह फिट होकर शिकार भी कर रहे थे। इसी बीच 21 जनवरी को इनमें से मादा चीता साशा बीमार हो गई, जिसका दुनिया में चीतों के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श से इलाज भी किया गया, लेकिन अब उसे बचाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समलैंगिक विवाह को लेकर देश की सभी सियासी पार्टियां आधिकारिक तौर पर कोई बयान देना नहीं चाहती। आज तक किसी पार्टी के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी बयान या फिर प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया, लेकिन इस सब के बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने समलैंगिक विवाह पर ऐसा बयान दिया जिसकी खूब आलोचना हो रही है। अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। भाई देखो, विवाह 2 लोगों में होता है। 2 लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल को लेकर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार ने एक और बयान देकर सुर्खियां बटोरी। वो है सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक शादी पर जमकर कटाक्ष किया। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अफसोस जताया कि अब तो भारत सरकार ने भी इस तरह की शादियों को मान्यता दे दी है। भाई देखो, विवाह 2 लोगों में होता है। 2 लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो। जय हनुमान जी, अच्छो जो गाओ। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शायद ये मालूम नहीं कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से समलैंगिक शादी को मान्यता दिए जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। हलफनामे में ये भी कहा गया कि भारतीय परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से होती है।
जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय जो मामला है समलैंगिक विवाह का, तो समलैंगिक विवाह को भी अनुमति देने की बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली भी रखी जा रही है। और जो बेसिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट है और मूट क्वेश्चन है, वो मूट क्वेश्चन यही है कि दो कंसेंटेड एडल्ट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको विवाह के लिए मान्यता नहीं देना, ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन है। जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के बियॉन्ड है, कॉन्ट्रेरी है। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे सोसाइटल इथोस हैं, हजारों वर्षों की पुरानी प्रैक्टिस है, उस सब को देखते हुए इस विवाह को मान्यता नहीं दे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुनवाई अब 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया था, लेकिन देश में समलैंगिक विवाह पर उठे कानूनी विवाद के बीच बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना कि सरकार ने भी इस तरह के विवाह को मान्यता दी है, साफ करता है कि उन्हें हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजकल राहुल गांधी बीजेपी ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी बिफर रहे हैं, कभी उनके सवालों से तो कभी खबरों से। खैर, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, वो पूछता रहेगा। लेकिन एमपी में राहुल और डिग्गी के अंदाज पर सियासत फिर से गरमाई हुई है, देखिए जरा। दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. दिग्विजय सिंह क्या कार्यक्रम चल रहा है? अरे सुन लो मेरे भाई, पहले आप पहले बताइए आप कौन सी मीडिया से नाम बताइए। अरे सुन लो मेरा चेहरा है, आप बहस करने आए, मेरी बात करने आए, सुन लो। मीडिया के सवालों का कांग्रेस भड़कती क्यों है? मैं भाग रहा हूँ क्या? ये तलखी है पत्रकारों के सवालों पर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। सवाल पसंद नहीं तो मीडिया पर पक्षपाती होने का आरोप लगाने से भी गुरेज नहीं। इधर बीजेपी के टारगेट राहुल गांधी हैं, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को गुरु चेला करार दिया। ये गुरु चेला है दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकल नहीं था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो, आप इमरजेंसी का समय देख लो। इमरजेंसी से लेके कल तक दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल हो, चाहे इंदिरा जी हो, ये सभी मीडिया का अपमान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेता और मोदी जी तो राष्ट्रीय नेता है बेचारे। कांग्रेस से लोग कहते हैं और झाड़ू वाले हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप वाले, कि विद्वानों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, बाबू जयप्रकाश नारायण के ऊपर आरोप लगा रहे हो। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की माने तो बीजेपी में बौखलाहट है। पूरी कांग्रेस और यूनाइट हो गई और पूरी ताकत से कल सत्याग्रह हुआ पूरे देश में। और सत्य जब तक जीत नहीं जाता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी कितने ही बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, या कहें वो खुद मौका दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी का विदेश में दिया बयान, फिर कोर्ट से सजा के बाद सांसदी गई, फिर भरी कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पर बीजेपी पर काम करने का आरोप लगाना। ऐसा ही अंदाज ग्वालियर में दिग्विजय सिंह का। अब मीडिया पर सवाल उठाकर क्या ये सवालों से भागना नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सियासी पार्टियां जुटी हैं। इस कड़ी में बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासत गर्म है। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि बस्तर में धर्मांतरण तो बीजेपी की देन है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता बढ़ते धर्मांतरण के मामले को लेकर एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर बस्तर के प्रभारी मंत्री और कोंटा विधानसभा के विधायक कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन है। बीजेपी नेता बस्तर में माहौल खराब कर रहे हैं। जनता का काम कौन करता है? ये खाली बड़का निकला जातिवाद जार गोलने का। इसलिए यहाँ के लोग मतलब समझदार आदिवासी जनता के मैं अपील है कि बड़का में नहीं आए। जो जिस गांव उस गांव में भी जहाँ उस दिन घटना हुआ है, एक भी शायद 4 साल में नहीं बना है। मैं पता किया हूँ 25 साल हो गए उन लोगों को बने, ये 15 साल के अंदर ही बने, एक भी आदमी नहीं बनाए। अभी 80-90 लोग आपस आए। हम पूरा कोशिश करेंगे आपस भी लाएंगे और अपना धर्म मानता है तो बड़े आराम से बने, लेकिन नया धर्मांतरण नहीं होगा। मैं खुलेआम चैलेंज से बोल रहा हूँ, 4 साल में भूपेश बघेल का सरकार से कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। वो मरे हुए लाश में जाके नेतागिरी कर रहा है, शर्म नहीं लगता? वहीं धर्मांतरण पर कवासी लखमा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दावे की पोल खुल गई, धर्मांतरण कराने वाले के पक्ष में खड़े हैं। कांग्रेस के जो हालात है और उस हालात से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे उसके जो दावे है उसकी पोल खुल गई है। और ये जो वर्षों से धर्मांतरण के पक्ष में कांग्रेस रही है, धर्मांतरण कराने वाले के पक्ष में जो खड़े हुए हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना, मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस अपनी विफलता असफलता जो भी होती है उनका काम है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना और आरोप लगा करके भाग जाना। ये कांग्रेस की शुरू से स्थिति है जो आज भी बनी हुई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जिन जगहों पर धर्मांतरण को लेकर विवाद हो रहा है उन जगहों पर बाकायदा दौरा भी कर रही है और 2 समुदाय के बीच हो रहे हिंसक मारपीट को लेकर कांग्रेस की सरकार को दोषी ठहरा रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी है। एमपी के जहां 2 उत्पादों को तो छत्तीसगढ़ के एक उत्पाद को जीआई टैग हासिल हुआ है। इसके लिए लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। गर्मियां शुरू होते ही याद आता है आम, जिसकी कई किस्में होती हैं, जिनमें से एक है सुंदरजा। ये वो आम है जो मध्य प्रदेश के रीवा की पहचान है, लेकिन अब ये आम देश दुनिया के मैंगो लवर्स का स्वाद और बढ़ाएगा, क्योंकि इसे जीआई टैग हासिल हो गया है। स्वादिष्ट रसीले सुंदरजा आम विंध्य की शान कहा जाता है। रीवा के गोविंदगढ़, कुठलिया और आसपास के क्षेत्रों में पैदा होने वाले सुंदरजा आम को जीआई टैगिंग मिल गई है। इसके लिए पिछले 2 सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सुंदरजा रीवा जिले में पाया जाने वाला विशिष्ट किस्म का आम है। इसका स्वाद और सुगंध शानदार है। गर्मियों में जहां आम याद आता है तो सर्दियों में याद आती है गजक, और वो भी गर मुरैना की हो तो क्या ही बात है। लेकिन अब मुरैना के इस गजक की शान में 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि इस गजक को अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग मिल गया है। वैसे तो जहाँ भी गजक मिलती है उसे मुरैना की गजक बताकर ही बेचा जाता है, लेकिन अब जीआई टैग होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में न केवल इसकी डिमांड बढ़ेगी, बल्कि मुरैना के लोकल मैन्युफैक्चरर की आय में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही जीआई टैग होने से लोगों को ऑथेंटिक स्वाद भी मिल पाएगा।
वहीं जीआई टैग को लेकर अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए भी आई है, क्योंकि यहाँ धमतरी जिले के सबसे फेमस धान नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसके बाद देश प्रदेश से लेकर अब इसका स्वाद और सुगंध विदेशों तक पहुँच बना सकेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी दुबराज धान की एक अलग ही पहचान है। दुबराज धान की खासियत ये है कि ये काफी सुगंधित होता है। दुबराज धान की खासियत ये है कि ये काफी सुगंधित होता है। इस किस्म की बाजार में काफी अच्छी मांग है और इसे लोग चाव से खाते हैं। और दुबराज धान की फसल औसतन 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी उत्पाद को ये टैग मिलने से क्या फर्क पड़ता है? जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी रीजन का क्षेत्रीय उत्पाद जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है, इस उत्पाद को प्रमाणित कराना होता है। इसकी प्रक्रिया ही जीआई टैग कही जाती है। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। 2003 में इसके लिए एक्ट लागू किया गया। इसके तहत भारत के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए। कैसे मिलता है जीआई टैग? जीआई टैग के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए उत्पाद बनाने वाले अप्लाई करते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसके लिए आवेदन होता है। 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। बाद में इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। जीआई टैग से क्या फायदा? जीआई टैग से प्रोडक्ट के मूल्य और अहमियत बढ़ जाते हैं। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। इससे जुड़े लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। किस किस को मिला जीआई टैग? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला, बनारस की साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर की चद्दर, गोवा की फेनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र, आंध्र प्रदेश के तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद का हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। इसके अलावा ऐसे 400 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अब तक जीआई टैग दिया गया है। बहरहाल रीवा के आम, मुरैना की गजक और धमतरी के नगरी दुबराज धान को जीआई टैग हासिल होने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जियो फाइबर का नया ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लान में कई तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड अपकमिंग टाटा आईपीएल टूर्नामेंट की स्ट्रीमिंग दी जा रही है। इसके साथ ही लाइव सपोर्ट की सुविधा भी दी जा रही है। ये एक ऑलवेज ऑन बैकअप कनेक्टिविटी वाला प्लान है। जियो फाइबर प्लान में 198 रुपए वाला मंथली प्लान है। इस प्लान में 10 Mbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है। इसके साथ ही अनलिमिटेड लैंडलाइन वॉइस कॉल की सुविधा भी मिलती है। इस प्लान में 1 क्लिक स्पीड अपग्रेड भी दिया जा रहा है। इसमें एक क्लिक पर अपनी ब्रॉडबैंड स्पीड को आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें 21 रुपए प्रतिदिन पर स्पीड अपग्रेड वाउचर दिया जा रहा है। इस प्लान के साथ 100 और 200 रुपए अतिरिक्त मंथली प्लान में लाइव टीवी ऑफर भी किया जाता है। इस प्लान में 550 प्लस से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस प्लान में 14 ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके साथ साथ YouTube गेमिंग का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इस प्लान को केवल 99 रुपए में जियो रिटेलर और पार्टनर स्टोर से बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही 6008 पर कॉल करके ऑनलाइन बुकिंग भी कर पाएंगे। इसके साथ ही jio.com/fiber से बुकिंग की जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।